दोस्तों, कभी कभी दुनिया की खबरें इतनी फिल्मी लगती हैं कि लगता है किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर ने बैठकर प्लॉट लिखा होगा। लेकिन अफसोस, ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली दुनिया है। और इस बार कहानी इतनी अजीब है कि उसका एक सिर अमेरिका में है, दूसरा इजराइल में, तीसरा ईरान में और चौथा सीधे हमारे दरवाजे यानी इंडिया के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो कहानी शुरू होती है 4 मार्च की सुबह से। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गोल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानी वॉरशिप आराम से अपने रास्ते जा रही थी। नाम था आरएस डेना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। समुद्र में जहाज चलते रहते हैं, लेकिन ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। ये कोई आम जहाज नहीं था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यही जहाज भारत आया था और इंडियन नेवी के साथ मिलान 2026 नाम की बड़ी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर गया था। यानी वही सिचुएशन जैसे किसी शादी में आप दोस्त के साथ फोटो खिंचवाओ, सेल्फी लो, भाई भाई बोलो और 2 हफ्ते बाद वही दोस्त किसी और से पिट जाए और आप बस दूर से पॉपकॉर्न लेकर देखते रहो। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना ने बड़े गर्व से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यूनाइटेड थ्रू ओशंस। मतलब दोस्ती के पुल बन रहे थे, समंदर हमें जोड़ रहा था, पूरा माहौल इंटरनेशनल भाईचारे वाला था। ईरान के सैनिक विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ परेड में भी चले थे। लेकिन फिर 4 मार्च की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। समुद्र के नीचे छुपी हुई एक अमेरिकी नेवी सबमरीन ने अचानक उस जहाज को टारगेट किया और कुछ ही सेकंड में एक एम के 48 टॉर्पिडो दाग दिया गया। बस कुछ सेकंड, इतना समय तो मैगी भी नहीं बनती। लेकिन उन कुछ सेकंड में पूरा जहाज समुद्र में समा गया। 87 ईरानी सैनिक वहीं मारे गए, 32 किसी तरह बच गए और उन्हें बचाने आई श्रीलंकन नेवी। अब यहां असली सवाल शुरू होता है, जहाज कहां डूबा? इंडियन ओशन में। जहाज अभी कहां से आया था? भारत से। किसके साथ एक्सरसाइज करके? इंडियन नेवी के साथ। और जब यह सब हुआ तब भारत ने क्या किया? सीधा जवाब है, लगभग कुछ भी नहीं। सरकारी स्तर पर लगभग सन्नाटा। अब सोचिए, 2 हफ्ते पहले वही सैनिक हमारे साथ परेड कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद उनकी लाशें उसी समुद्र में तैर रही थीं जहां भारत खुद को गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन बताता है। ये वही लाइन है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कही है कि भारत इस पूरे क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लेकिन जब असली टेस्ट आया तो सवाल उठने लगे कि यह दावा आखिर कितना मजबूत है। और यहीं से कहानी और भी डार्क होती जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक जहाज डूबने की घटना थी तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होती है। समस्या सिर्फ आरएस डेना के डूबने की नहीं है। असली समस्या यह है कि जिस वॉर का ट्रेलर मिडिल ईस्ट में चल रहा था, उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, मिसाइलें सच में उड़ रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों पर लगातार हमले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुके हैं। मतलब अगर आप गूगल मैप खोलकर ईरान देखोगे तो शायद कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहां अलार्म सायरन न बजा हो। लेकिन यहां एक छोटी सी समस्या है। ईरान ने हम भी चुप नहीं बैठेंगे वाला मोड ऑन कर दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। कुल मिलाकर 9 देशों में मौजूद 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस टारगेट किए गए। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका की एयर डिफेंस काफी मजबूत है, इसलिए ज्यादातर मिसाइलें रास्ते में ही इंटरसेप्ट हो गई। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं काफी गंभीर रही। उदाहरण के लिए बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के पास धुआं उठते देखा गया। ये वही जगह है जहां से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गए। आधिकारिक वजह बताई गई, फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर सुनकर हमेशा मुझे लगता है कि यह शब्द भी बहुत अजीब है। मतलब कोई गोली चलाए और बोले भाई गलती से दोस्त को लग गई। रियाद में तो 2 ड्रोन सीधे अमेरिकी एम्बेसी से टकरा गए। इन हमलों में कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और इजराइल भी इस आग से बच नहीं पाया। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से 40 से ज्यादा इमारतें डैमेज हुई।
अब दूसरी तरफ का आंकड़ा सुनिए। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों से अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, यानी दोनों तरफ से आग लगी हुई है और कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। असल में अमेरिका और इजराइल की उम्मीद कुछ और थी। उन्हें लगा था कि जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर आएगी, वैसे ही देश में राजनीतिक अराजकता फैल जाएगी और सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान में अभी भी वही शासन कायम है और नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया चल रही है। और जब किसी सुपर पावर का प्लान फेल होता है तो कहानी और खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब इस वॉर में एक और खिलाड़ी शामिल हो गया है, लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह। यह संगठन ईरान का पुराना सहयोगी है और अब उसने भी इस लड़ाई में खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असली डर यहां से शुरू होता है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी है और यह वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। मतलब अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें ऐसे बढ़ेंगी जैसे पेट्रोल पंप पर बाय वन गेट वन फ्री चल रहा हो, बस उल्टा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा उन देशों पर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, जैसे भारत। यानी ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी बाइक के पेट्रोल टैंक तक पहुंचने वाली है। इस पूरी जो पॉलिटिकल फिल्म में भारत की भूमिका क्या है? देखिए, पिछले कई सालों से भारत एक बड़ा नैरेटिव बना रहा था कि इंडियन ओशन में भारत की खास भूमिका है। कई भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और इंडियन नेवी इस पूरे महासागर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। सुनने में यह लाइन बहुत दमदार लगती है, थोड़ी वैसी जैसे स्कूल में मॉनिटर बोलता था, क्लास में शांति बनाए रखो। लेकिन अगर मॉनिटर खड़ा हो और पीछे पूरी क्लास लड़ रही हो तो उसकी इमेज थोड़ी कमजोर लगती है। यही सवाल अब इंटरनेशनल लेवल पर उठने लगे हैं। सोचकर देखिए, जिस जहाज आरएस डेना ने भारत के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की, वही जहाज इंडियन ओशन में डूब जाता है और भारत की तरफ से कोई कड़ा रिएक्शन नहीं आता। यहां तक कि जब उस जहाज से डिस्ट्रेस कॉल आई तब भी रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन नेवी ने किया। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई मेहमान आपके घर से निकलकर बाहर जाए और रास्ते में उसके साथ हादसा हो जाए और आप बस खिड़की से देखकर कहें, अरे यार बुरा हुआ। थोड़ा अजीब लगता है ना? यही वजह है कि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने भी कहा कि इस मामले में भारत की तरफ से कोई बातचीत तक नहीं हुई। और जब यह बयान बाहर आया तो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल और तेज हो गए। अब इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हुई। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए। वहां उनकी मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई। डिनर हुआ, स्पीच हुई और दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड करने की बात हुई। यहां तक कि एक लाइन बहुत वायरल हुई, इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। अब कूटनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं और यहां कहानी में ट्विस्ट यह है कि इस मीटिंग के सिर्फ 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। बाद में इजराइल के एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि ऑपरेशन पहले से प्लान था, लेकिन ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी तभी आई जब मोदी जी इजराइल से निकल गए। अब यह लाइन सुनकर कई लोगों के दिमाग में सवाल उठा कि आखिर इन मीटिंग्स में क्या चर्चा हुई थी। इसी बीच जब ईरान ने गल्फ देशों पर हमले किए तो भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़े हमले हुए तब भारत की तरफ से लगभग चुप्पी रही। और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, ये स्टैंडिंग विद इजराइल। अब यहां से बहस और तेज हो गई, क्योंकि इतिहास में भारत की विदेश नीति आमतौर पर संतुलित मानी जाती थी, चाहे वह इंदिरा गांधी का दौर हो या अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह का समय। भारत अक्सर यह कोशिश करता था कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में एक संतुलित और नैतिक स्टैंड लिया जाए। लेकिन इस बार कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत का रुख पहले जैसा न्यूट्रल नहीं दिख रहा।
अब दोस्तों, यहां से कहानी सीधे आपके घर तक पहुंचती है, क्योंकि अभी तक हम जियोपॉलिटिक्स, वॉर और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इन सब चीजों का असर आपकी जेब पर पड़ता है। और इस पूरे संकट की सबसे बड़ी कड़ी है तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसमें भी लगभग 55% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर उस इलाके में जंग छिड़ी तो पेट्रोल पंप पर लाइन लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहां एक और ट्विस्ट है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, को बंद करने की धमकी दे दी है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। मतलब अगर ये रूट बंद हुआ तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई में हड़कंप मच सकता है। अब आप सोचिए भारत की स्थिति। पहले भारत रूस से काफी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद कई बार इस पर सवाल उठे। और अब अगर मिडिल ईस्ट की सप्लाई भी खतरे में आ जाए तो भारत के लिए विकल्प और कम हो जाते हैं। यानी दोनों तरफ से प्रेशर। और इसी बीच एक बयान सामने आया जिसने लोगों को और हैरान कर दिया। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। अब जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। अनुमति दी है मतलब एक स्वतंत्र देश को तेल खरीदने के लिए किसी तीसरे देश से परमिशन चाहिए। ये सुनकर कई लोग मजाक में कहने लगे, अब क्या पेट्रोल पंप पर भी पहले वॉशिंगटन से ओटीपी आएगा? लेकिन मजाक से हटकर देखें तो यह मामला काफी गंभीर है, क्योंकि इससे भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और विदेश नीति दोनों पर सवाल उठते हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा कि अगर भारत की तेल खरीदने की नीति भी दूसरे देश तय करने लगे तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और इसी के साथ एक और असर दिखना शुरू हो गया है, कीमतें। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। तेल की वैश्विक कीमतें ऊपर जा रही हैं। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर जगह दिख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका अब एक और रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की एजेंसियां ईरान के अंदर मौजूद कुछ विद्रोही समूहों से संपर्क कर रही है। मकसद यह है कि अंदर से सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया जाए। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, सब इन जगहों पर भी बाहरी दखल के बाद लंबे समय तक अस्थिरता और संघर्ष देखने को मिला। और हर बार सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? आम लोगों को, चाहे वे ईरान के हों, इजराइल के हों, अमेरिका के हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हों। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब बड़े देश डेमोक्रेसी लाने के नाम पर युद्ध शुरू करते हैं तो उसका अंत अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं और देशों की लड़ाई नहीं होती। इसका असर धीरे धीरे हम सबकी जिंदगी तक पहुंचता है। कभी पेट्रोल के दाम में, कभी इकोनॉमी में और कभी दुनिया की शांति में। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह युद्ध और फैलेगा या दुनिया इसे रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। और ऐसे ही आसान भाषा में जटिल मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।